सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी भारत की खोज नामक पुस्तक के अहमदनगर का किला जो अध्याय 1 है उसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पूर्व मैंने अहमदनगर का किला एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था, तो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। काफ़ी लोगों ने उसको देखा है, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। तो उसी से संबंधित उसी पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्न मेरे द्वारा बनाए गए हैं। ये अभ्यास प्रश्न इसलिए बनाए गए हैं ताकि इस पाठ का और अच्छे से रिवीजन हो सके, अच्छे से उसकी पुनरावृत्ति हो सके, आपको पाठ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी वीडियो के नीचे लिंक में आपको पाठ को जो मैंने समझाया था उसका लिंक है, वहाँ से आप पूरा पाठ समझ सकते हैं। फिर इन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से आप पूरे पाठ की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न संख्या 1, इस पाठ में मतलब अहमदनगर का किला पाठ में किसकी और कौन सी यात्रा का वर्णन किया गया है। तो इस पाठ में जैसा कि हमने पढ़ा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की नवी जेल यात्रा का वर्णन है। ठीक है, और ये कौन सी जेल थी? ये अहमदनगर किले की जेल थी। ये एक ऐतिहासिक पैलेस, ऐतिहासिक स्थल है। अगला प्रश्न है, वहाँ का चांद, वहाँ का कहाँ का चांद? अहमदनगर किले की जेल का चांद, मतलब जेल में से जो चांद लेखक को दिखाई दे रहा था, नेहरू जी को दिखाई दे रहा था, वह उन्हें क्या याद दिला रहा था? तो वह चांद उन्हें यह याद दिलाता था कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, क्योंकि उस चांद को ही देखकर वो चांद उनका वहाँ पर एकमात्र साथी था जो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, अमावस्या से पूर्णिमा तक, पूर्णिमा से अमावस्या तक घटता बढ़ता रहता था। तो अमावस्या के बाद जब पूर्णिमा आती है तो अंधेरे के बाद उजाला आता है। अमावस्या को पूरा अंधेरा होता है और पूर्णिमा को पूरा उजाला हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया से लेखक ये याद रखता था कि हर अंधेरे के बाद हमेशा उजाला होता है। तो वहाँ का चांद लेखक को यह याद दिलाता था कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। अगला प्रश्न है, अहमदनगर के किले की जेल में नेहरू जी ने क्या काम शुरू किया? तो अहमदनगर के किले की जेल में नेहरू जी ने बागवानी का काम शुरू किया। पेड़ पौधे उगाना, सब्जियां उगाना, पेड़ पौधे उगाना आदि काम, बागवानी का काम वहाँ पर नेहरू जी ने प्रारंभ किया। अन्य जेलों की तरह अहमदनगर के किले की जेल में भी नेहरू जी ने बागवानी का काम करना शुरू कर दिया। यहाँ की मिट्टी कैसी थी? यहाँ की मिट्टी मतलब अहमदनगर के किले की जेल की मिट्टी कैसी थी? तो यहाँ की मिट्टी कैसी थी? वो एक ऐतिहासिक पैलेस था, ऐतिहासिक स्थल था। तो वहाँ की मिट्टी पथरीली, पुराने मलबों और अवशेषों से भरी हुई थी, बहुत खराब मिट्टी थी। यहाँ की मिट्टी बहुत खराब थी, यहाँ की मिट्टी पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। अहमदनगर के किले में नेहरू जी का स्थायी सहचर कौन था? देखो अगले प्रश्न, पिछले प्रश्न में हम देख चुके हैं, प्रश्न संख्या 2 में, कि अहमदनगर के किले में नेहरू जी का स्थायी सहचर चांद था। चांद को देखकर ही वो अंधेरे के बाद उजाला आता है ऐसा सोचते थे। चांद की कलाओं को देख देख कर काफ़ी कुछ सीखते थे। तो वो चांद उनका एक स्थायी सहचर उस जेल में था। उस किले में चांद नेहरू जी का स्थायी सहचर मतलब साथ में चलने वाला मित्र। किसने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर सेना का नेतृत्व किया था? अहमदनगर किला एक ऐतिहासिक स्थल था और उसका जो उस किले ने काफ़ी युद्ध और संधियां देखी थी। तो वहाँ की एक घटना नेहरू जी को याद आती थी कि वहाँ एक चांद बीबी नामक महिला थी जिसने अपनी किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। ठीक है, कौन? चांद बीबी। तो चांद बोबी, यहाँ पर बोबी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है? चांद बीबी है। चांद बीबी नामक एक सुंदर महिला ने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था। चांद बीबी की हत्या किसने की? अब चांद बीबी की हत्या किसने की थी? चांद बीबी की हत्या उसी की एक आदमी ने, उसी की सेना के, उसी की राज्य के एक आदमी ने हत्या की थी। चांद बीबी की हत्या उसी की अपने एक आदमी ने की। नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम क्यों उठाई? अब देखो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम इसलिए उठाई क्योंकि खुदाई जारी रखने के लिए उनको आगे अधिकारियों से मंजूरी मिली नहीं, और दूसरा, खुदाई करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन भी नहीं थे। खुदाई का काम जारी रखने के लिए न तो अधिकारियों की मंजूरी मिली और न उनके पास इतने इसके लिए पर्याप्त साधन थे। लेखक भविष्य के बारे में क्यों नहीं लिख सकता था? तो लेखक भविष्य के बारे में कैसे लिखेगा? लेखक ने इस पाठ में बोला है, जवाहरलाल नेहरू ने इस पाठ में बोला है कि वह कोई पैगंबर, कोई भगवान, कोई ईश्वर, गॉड तो है नहीं कि भविष्य के बारे में जान सके, और भविष्य के बारे में कोई नहीं लिख सकता क्योंकि भविष्य के बारे में आप जान ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो क्यों नहीं लिख सकते थे? क्योंकि वो भगवान नहीं है, वह किसी पैगंबर की भूमिका नहीं अपना सकते थे।
उन्होंने किसके बारे में लिखने का निश्चय किया? तो नेहरू जी ने वहाँ बैठकर किसके बारे में लिखने का निश्चय किया? तो नेहरू जी ने वहाँ बैठकर वर्तमान के बारे में तो नहीं लिख सकते थे क्योंकि अंग्रेजों के अधीन थे, और उस समय वर्तमान के बारे में लिखना उनके लिए कष्टदायी हो सकता था और ठीक भी नहीं था लिखना। तो उन्होंने वर्तमान काल के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके उनका जो अतीत है, अतीत का वर्तमान के साथ संबंध स्थापित करके अतीत के बारे में उन्होंने लिखने का, अतीत मतलब भूतकाल के बारे में उन्होंने लिखने का निश्चय किया। तो नेहरू जी ने अपने वर्तमान काल के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके उसके अर्थात अतीत के बारे में लिखने का निश्चय किया। अतीत मतलब भूतकाल के बारे में लिखने का निश्चय किया। अतीत का दम घोटू दबाव किन लोगों को प्रभावित करता है? दम घोटू दबाव। अब अतीत का दबाव दम घोटू, ऐसा लेखक ने इस पाठ में बोला है कि अतीत के बारे में लिखना तो है, परंतु अतीत का जो दबाव है कुछ दम घोटू भी होता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और किन लोगों के लिए होता है? जिन लोगों की जड़ें पुरानी सभ्यताओं में होती है, जिन लोगों की जड़ें पुरानी सभ्यताओं में होती है उनके लिए अतीत का दबाव दम घोटू होता है। क्योंकि अतीत का दबाव कैसा भी हो सकता है, भला भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, परंतु जो लोग पुरानी सभ्यताओं से जुड़े हुए हैं, पुरानी सभ्यताओं से जड़ें जिनकी जुड़ी हुई पूरी तरह से, उन लोगों को यह दबाव बहुत प्रभावित करता है। तो इस तरह का दबाव मतलब अतीत का दम घोटू दबाव उन लोगों को अधिक प्रभावित करता है जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है। लेखक स्वयं को किसका वारिस समझता है? तो लेखक स्वयं को किसका वारिस समझता है? लेखक इस भारत का वारिस है। और भारत ने क्या देखा है? हजारों सालों की विजय पराजय और मनुष्य के हैरतअंगेज कार्य, इन सब का वो स्वयं को वारिस समझता है। तो लेखक हजारों सालों की विजयों पराजयों मानव के हैरतअंगेज कार्यों का स्वयं को वारिस समझता है। भारतवासियों की विरासत की क्या खास बात थी? भारतवासियों की विरासत की खास बात यह थी कि वह दूसरों से एकदम अलग थी। भारत की जो विरासत है वह औरों से एकदम अलग थी। तो ये अहमदनगर के किले में से कुछ प्रश्न मैंने बनाए हैं, तो उनके उत्तर भी इसमें दिए हैं। इससे क्या हुआ है, पाठ की थोड़ी पुनरावृत्ति हुई है। आपको अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई शिकायत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उसको लिख सकते हैं। प्रयास करूँगा आगे वो चीज़ ना दोहराऊं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पाठ का, जो पाठ का मैंने अध्ययन करा उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इस पाठ को पूरे अच्छे से समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद एवं आपका दिन मंगलमय हो।